नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं। यहाँ पे आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। इस बुलेटिन में बात करेंगे हम दुश्मन मैग्नेटिक फोर्स करती है, इस पर बारूद नहीं होता, गौर करने वाली बात है। और यहाँ पर लॉन्ग रेंज फोर्स से धातु की कई तकनीकों के आसपास आकर के अटक गई है, इसके आगे नहीं बढ़ सकती है। और इनकी जो गति होती है वो लगभग आप देखिए 1.5 से 2 जिसे कहते हैं साउंड की गति से 1.5 से 2 गुना अधिक, यानी 2 मैक से अधिक नहीं जा सकती होती। तो उसमें क्या है कि जो जितना तेज गति से गोला जाता है, टारगेट को हिट करता है, उतनी ही अधिक उसमें काइनेटिक एनर्जी होती है। तो अब अगर हमें इसके आगे बढ़ना है तो हमें किसी और टेक्नोलॉजी की आवश्यकता है। अब ये जो रेल गन टेक्नोलॉजी है, ऐसा नहीं है कि ये बहुत अभी नई इजाद हुई है। इसकी जो आधारभूत टेक्नोलॉजी है बहुत समय से हमें वैज्ञानिकों को पता है। लेकिन एक टेक्नोलॉजिकली एक कॉम्पिटेंट एक मशीन को तैयार करना जो हथियार के रूप में काम आ सके, वो एक चैलेंजेस उसमें बहुत अच्छे बहुत रहे हैं। हमने डीआरडीओ का तक सवाल है, डीआरडीओ लंबे समय से बहुत पहले ही आगे आने वाले कल को देखते हुए हम दूर तक जो आगे आने वाली टेक्नोलॉजीज हैं उन पे हम काम करना आरंभ कर देते हैं। अगर इसकी बात करें इस गन की, तो हमने 80 के दशक में हमने पहली गन तैयार कर ली थी, 90 तक इसका तैयारी हो चुकी थी, जो एक बहुत छोटी गन थी और लेबोरेटरी के लिए इस्तेमाल की गई थी। लेबोरेटरी में भी आप देखिए कि हमें गोला किस तरीके से जाके टारगेट को हिट करता है, उसका अध्ययन करने के लिए भी हमें तीव्र गति के गोलों की आवश्यकता होती है। तो हमने अपनी लेबोरेटरी में इसको बनाया था। अब वो करीब 240 किलो जूल एनर्जी का प्रयोग करती थी। अब जो उसके बाद हमने फिर देखा उसकी सक्सेस को देखते हुए, और जब एक वेपन सिस्टम बनाने की बात आई तो हमने एक 10 मेगा जूल, उससे कई गुना, लगभग हालांकि 40 गुना अधिक शक्तिशाली गन वो तैयार की। उस पर हमने अध्ययन किया और अभी हाल ही में कुछ समय पहले इसके हमने और अधिक गति, करीब 100 मेगा जूल यानी और 10 गुना अधिक जो शक्तिशाली गन की तैयारी भी हमारी लगभग पूरी हो चुकी है। अब मैं आता हूँ कि काम कैसे करती है। देखिए, काम करने के लिए क्या है कि जो साधारण गन है उसमें विस्फोट होता है। जो गन है, अगर हम विस्फोट को खुले में करते हैं तो वो चारों तरफ उसकी शक्ति बाहर जाती है। उसकी जो गैसेज एक्सपेंड होती हैं वो सब तीनों सभी दिशाओं में जाती है, एक्सपेरिकल, ऊपर नीचे दाएं बाएं 10 दिशाओं में जाएंगी। हम बंदूक में, एक तोप में क्या करते हैं कि हम उसके बैरल के अंदर उसको कंटेन करते हैं और उसको एक दिशा प्रदान करते हैं। ये अब सिद्धांत होता है साधारण गन का। अब इसमें क्या है कि हम बारूद का इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम जानते हैं कि कोई भी चार्ज पार्टिकल होता है, कोई एक वो मटेरियल, अगर उसको ऊपर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लगाएं तो उसके इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के कारण उसमें गति प्रदान की जा सकती है। ये बहुत समय से जानते हैं वैज्ञानिक, और हम इसके ऊपर आधारित उपकरण अपने घर में आज देखते हैं। पंखा है, लगभग कुछ हद तक वो भी इसी से काम, हालांकि एग्जैक्टली वो चीज नहीं है, लेकिन पंखा काम करता है ऐसे, इलेक्ट्रिकल मोटर्स काम करती हैं। अलग अलग सिद्धांत उनके हैं, लेकिन बेसिक आधारभूत नियम जी लगभग लगभग वही आ जाता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के ऊपर आधारित है। जी अब इसी को हमने कर सकते हैं, कॉइल्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक ये सबसे अधिक शक्तिशाली जो होती है वो रेल गन होती है, जिसमें 2 पैरेलल हमारे जो कैपिटल में देखें, थियोरिटिकल बात करें तो कोई सीमा नहीं है। हाँ, प्रैक्टिकल लिमिटेशन आती हैं। और हम अभी तक हम जो है लगभग 2000 जब शामिल होगी भारतीय सेना में तो देखिए, जैसा इन्होंने बताया, जी बेसिकली इसमें क्या है, काइनेटिक शॉट फायर किए जाते हैं। आमतौर जी पे बताने के लिए वही बात जो मैं बोर्ड इस्तेमाल किया जो है उसको रिप्लेस कर दिया है। नाउ रेल गन के अंदर बेसिकली प्रोपेलेंट इस्तेमाल किया जो है उसको रिप्लेस कर दिया गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स किया गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से। और तोप की जगह आपने रेल इस्तेमाल करी है, जिसके ऊपर वो कह सकते हैं कि हमने जो रेल गन बनाई है क्या वो केमिकल वॉरहेड्स भी फायर करती है या वो भी डेड वॉरहेड यानी कि शेयर काइनेटिक फोर्स के साथ डैमेज करती है, काइनेटिक फोर्स के साथ डैमेज करती है। अगर ये सिर्फ काइनेटिक फोर्स से डैमेज करती है तो इसका इस्तेमाल बेसिकली स्टैटिक टारगेट तोड़ने के लिए, यानी कि जैसे दुश्मन के टैंक वगैरह देते, और जो हमारे शिप्स हैं ये दुश्मन के शिप्स को डैमेज करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। एडवांटेज इसके ये है कि वेलोसिटी इतनी ज़्यादा है कि जो नॉर्मल हम कन्वेंशनल गन से फायर करते हैं
उसमें एटमॉस्फेरिक इंटरफेरेंस ये वो, उससे काफी दिशा दिशा बदल जाती थी और मतलब इफेक्ट करते थे, उन सबको कंसीडर करना पड़ता था। उसका जो गोले का टाइम ऑफ ट्रेवल 20-25 सेकेंड टारगेट तक पहुंचने का, वो काफी कम हो जाता है रेल गन से, बिकॉज इट्स शेयर स्पीड। और ये जो डैमेज करती है टारगेट को, ये सिर्फ मतलब अपना एक जो स्पीड की वजह से, और जो इसका वॉरहेड होता है वो वॉरहेड एक सॉलिड वॉरहेड है और अपनी काइनेटिक फोर्स से डैमेज करेगी। तो कन्वेंशनल अगर आप बोले कि जो तोप का गोला है जो जाके फटता है, उसकी जगह इस्तेमाल नहीं होगी। हाँ, जो मतलब उनके टैंक्स, बंकर, ये टारगेट है या नेवल टारगेट्स हैं, उन सब में ये इस्तेमाल की जा सकती है। इसका एडवांटेज काफी है कि आपका लॉजिस्टिक्स कम हो जाता है। वॉरहेड को, प्रोपेलेंट को नॉर्मली अलग अलग स्टोर किया जाता है, उससे पहले उनकी मीटिंग होती है, गोले मतलब वो सारा आपका निकल जाएगा, क्योंकि ये डड वॉरहेड है, डिप्लेटेड यूरेनियम या किसी हैवी मेटल के बने होंगे, ताकि वो ज्यादा मास के साथ डैमेज कर सके, जिनकी स्टोरेज में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये काफी तेजी से और रिपीटेड फायर कर सकती है, तो डैमेज काफी ज्यादा होगा, लॉजिस्टिक्स कम हो जाएंगे। इसका मतलब सेना में इस्तेमाल करना काफी हद तक कई सिचुएशंस में काफी फायदेमंद है। पर अगर वो कॉमन आर्टिलरी को रिप्लेस करेगी तो वो बात नहीं है। हाँ, अगर हम कोई ऐसा एक्सप्लोसिव वॉरहेड भी डेवलप कर लेते हैं जो रेल गन से फायर हो सके और डेटोनेट ना हो, बिकॉज ऑफ शेयर स्पीड और जी डेटोनेट जी ना हो, so then even it can replace conventional artillery guns. Yeah. जी जी। दूसरी ओर रवि जी, अगर रेलगन को लेकर बात करें तो जाहिर तौर पर किसी भी ऐसे जो इनिशियल स्टेज पर प्रोजेक्ट होते हैं उसमें कई चुनौतियां देखने को मिलती हैं। अगर रेलगन के इस प्रोजेक्ट को लेकर बात करें तो इसमें कौन सी सबसे बड़ी चुनौती है, अगर जो भारतीय क्षेत्र है उनके हिसाब से देखा जाए तो? क्योंकि इस टेक्नोलॉजी को लेकर बात करें तो ये टेक्नोलॉजी अभी पूरी दुनिया के जो देश हैं, तमाम बड़े देश हैं, उनके लिए भी नहीं है। केवल 2 ऐसे देश जिनके पास ये टेक्नोलॉजी मौजूदा समय में मौजूद, जिसमें अमेरिका और चीन का नाम। जी हाँ, बेशक। देखिए, कोई भी नई टेक्नोलॉजी आती है तो उसमें चैलेंजेस तो आने आने स्वाभाविक हैं, और इसमें भी बहुत चैलेंजेस थे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन वेपनाइजेशन के लिए जो हमें सिस्टम चाहिए, जिन चैलेंजेस को ओवरकम करना था, लगभग जी लगभग वो सभी चैलेंजेस ओवरकम किए जा चुके हैं। जैसा मैंने बताया कि हमने 80 के दशक के अंत तक हमने एक 240 किलो जूल की गन तैयार कर ली थी ऑलरेडी, जो 12 मिलीमीटर के एक प्रोजेक्टाइल को अच्छी खासी स्पीड के साथ फेंकने में सक्षम थी। उसके बाद हमने 10 मेगा जूल पे गए। 10 मेगा 240 से 10 मेगा जूल, यानी लगभग 30-40 गुना अधिक हो गया। तो वो हम रियलाइज कर चुके हैं। और उस सिस्टम में उसका उद्देश्य क्या था? उसका उद्देश्य वेपन बनाना नहीं था, लेकिन वेपन बनाने के समय जो चैलेंजेस आएंगे उनको ओवरकम कर दें, जिसे कहते हैं टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फेज। वो डेवलपमेंट फेज भी अब पूरा हो चुका है, और अब एक 100 मेगा जूल की गन हमारी लगभग तैयार है। तो चैलेंजेस बहुत है। मैं अगर हम इसमें डिटेल में जाएंगे तो टेक्नोलॉजिकली क्या क्या आते हैं, कैसे उनको ओवरकम किया, बहुत लंबी कहानी है। उदाहरण के लिए 2 रेल हैं, उनमें जो प्रोजेक्टाइल चलता है वो लगातार इनके साथ कांटेक्ट में रहता है। अब जो चीजें, और जब वो गन से के एंड से निकलेगा, उसकी जो वेलोसिटी होगी वो लगभग ध्वनि की गति से 8 गुना से भी अधिक तेज होगी। इतनी तेज रफ्तार से जब वो उस पर रगड़ खाएगा तो स्वाभाविक है उसमें घर्षण होगा, उसकी लाइफ भी कम होगी। लेकिन उन तमाम चीजों को हमने ओवरकम किया है। आज हम एक 100 मेगा जूल का लगभग हमारे पास सिस्टम तैयार हो चुका है। और पूरे एक वेपन की फॉर्म में बनाने के लिए जैसे ही है प्रोजेक्ट, क्योंकि आप जानते हैं कि सरकार में वैज्ञानिकों को कुछ भी काम करना है तो पहले एक परमिशन और एक साथ में उसके लिए फंड सेंक्शन की आवश्यकता होती है। वो आशा है कि बहुत जल्दी हमें मिल जाएगा। तो उसके जो टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस है लगभग पूरे हो चुका है। अब एक सिस्टम इंटीग्रेशन करना, फिर उसको स्टडी करना, डाटा जनरेट करना, वो एक समय लेता है। और वो बहुत जल्दी, मैं समझता हूँ अगले 3 से 4 साल में ये हमारी सेना में, नौसेना और थल सेना में शामिल होने लायक स्थिति में आ जाएगी। तो ये तो बात इसकी रही, इसकी तैयारी की और इसके चैलेंजेस की। जैसा कि इन्होंने बताया, हाँ वाकई में जो कोई भी, अगर देखिए एक एक्सप्लोसिव मटेरियल को जब हम इतनी तेज गति से आगे बढ़ाएंगे तो उसमें जो शॉक्स आते हैं, उन शॉक को के कारण उसमें जो एक्सप्लोसिव का फटने की बहुत संभावना बढ़ जाती है। ये जी बहुत एक
एक बड़ा मुश्किल चैलेंज है इसको ओवरकम करने का। लेकिन डीआरडीओ ने पिछले मैं बाकी किस देश ने कहाँ पहुंचे मैं उसकी बात नहीं करता, लेकिन डीआरडीओ ने एक्सप्लोसिव को हैंडल करने के लिए विशेष प्रकार के एक्सप्लोसिव जो इस तरह के शॉक्स को बर्दाश्त कर सकें। मैं उदाहरण देना चाहूंगा अग्नि मिसाइल का। अग्नि 5 मिसाइल भी जब उड़ता है तो उसी प्रकार के शॉक्स का सामना करता है। जब वो टारगेट की तरफ आ रहा होता है तो उसकी रफ्तार लगभग 25 मैक की होती है, ध्वनि की गति से लगभग 25 गुना अधिक होती है। तो ऐसी स्थिति में लेकिन उसका जो वॉरहेड है वो सुरक्षित रहते हैं, तो उन सबका इंतजाम किया गया है। यहाँ पे एक और चैलेंज भी है कि जो मिसाइल में नहीं होता, एक इलेक्ट्रिक चार्ज मौजूद है, हमें उस चार्ज से भी शील्डिंग करनी है, और वो तमाम चीजें अब रियलाइज की जा चुकी है। मैं स्पेसिफिकली नहीं कहना चाहूंगा क्योंकि ये भी कुछ चीजें क्लासिफाइड भी होती हैं कि इसमें किस प्रकार के वागड इस्तेमाल किए जाएंगे, किस प्रकार का क्या होगा। लेकिन हाँ, जो टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस हैं आज उनको ओवरकम करने की क्षमताएं पूरे विश्व में जो एडवांस कंट्रीज है सबके पास आ चुकी है, डीआरडीओ के पास भी आ चुकी है। हमारा जो ब्रह्मोस मिसाइल है वो करीब 3 मैक की गति से उड़ता है और वो शॉक बर्दाश्त करता है। उसके हमारे जो एयर टू एयर मिसाइल थे लगभग 4.5 से 5 मैक की स्पीड वाले हैं, वो बर्दाश्त करते हैं। अब हम अपना बहुत जल्दी 8 से 10 मैक की गति वाले हाइपरसोनिक मिसाइल डेवलप कर चुके हैं। जी उसका भी जी अगर ये समस्या आएगी तो वो समस्या वहां भी आएगी, उन बिल्कुल सबको ओवरकम किया जा चुका है। बिल्कुल। तो ऐसी मतलब कोई रवि जी ये समझा जाए कि बज़ाहिर तौर पर जब किसी भी नए हम प्रणाली को लेकर बात करें, तकनीक को लेकर बात करें, उसको उपयोग किया जाता है या उसको उपयोग योग्य बनाया जाता है तो कई तकनीकी समस्याएं हमारे सामने आती हैं, लेकिन हाँ जाहिर तौर पर उन तकनीकी समस्याओं से पार पाने को ही चुनौती कहते हैं। दूसरी ओर राजन जामवाल जी, मैं आपका रुख करूंगा। दूसरी ओर अगर इस तकनीक को लेकर बात करें, जिस तरीके से लगातार कहा जा रहा है कि इसमें बारूद की ज़रूरत नहीं होगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटाइट एनर्जी से इसका इस्तेमाल किया जाएगा, रेलगन का इस्तेमाल किया जाएगा, ऐसे में अगर दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर बात करें राजन जी, तो दुश्मन का एयर डिफेंस सिस्टम इस तरीके के जो हथियार हैं उन्हें किस तरीके से पकड़ता है, उसके बारे में किस तरीके से वो अपडेट जो है वो देता है? देखिए, एयर डिफेंस सिस्टम और मतलब इनका कोई एक्चुअली दे आर डिफरेंट एंड टेक्नोलॉजीज। जी जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो थोड़े से मतलब आपके ड्रोन या एयरक्राफ्ट या ये, हाँ, वेपन लोकेटिंग रडार्स होते हैं हमारे पास जो पकड़ लेते हैं, मतलब जैसे आर्टिलरी के शेल्स आते हैं, ये सो वेपन लोकेटिंग रडार्स हैं बेसिकली। वो आएंगे, बट इस गन का फायदा क्या है कि भी रिएक्शन टाइम नहीं होगा। अगर वो रडार पकड़ भी लेता है, वेपन लोकेटिंग रडार, तो मतलब रिएक्शन टाइम इतना कम हो गया है। पहले मैंने बताया ना आपको 20-25 सेकंड में गोला पहुंचता था वहां पे, और अभी वही अगर आपने काट के उससे 1/3 कर दिया है तो दुश्मन के पास रिएक्शन टाइम नहीं है और आपकी शूट एंड स्कूट कैपेबिलिटी एकदम बढ़ जाती है और रिएक्ट नहीं कर पाता। अदरवाइज जैसे गोला आपके तोप के से निकला, उसने थोड़ा सा एल्टीट्यूड पकड़ा, वो दुश्मन के वेपन लोकेटिंग रडार पे आ जाता था जी आदित्य। एयर डिफेंस रडार जो होते हैं वो अलग कैटेगरी में आते हैं, जी वो अलग करते हैं। और जिस प्रकार से गुप्ता जी ने बताया, जी अगर हम जैसे मिसाइल का तो मैं समझता हूँ बिकॉज मिसाइल बड़ी होती हैं तो उसमें ऑल दैट टेक्नोलॉजीज एग्जिस्ट की, वो जो हाइपरसोनिक भी है उसमें एक्सप्लोजिव को अगर हम ये डेवलप कर लिया है कि हम शेल के अंदर, जो कि काफी छोटा होता है आर्टिलरी शेल, उसके अंदर भी हम वही सेफ्टी दे सकते हैं एंड एक्सप्लोजिव वॉरहेड फायर कर सकते जी हैं, फिर ये बिल्कुल आर्टिलरी गन को रिप्लेस कर सकता है और इसके एडवांटेज ट्रिमेंडस है। अगर बिल्कुल बिल्कुल सर, जिस अगर तरीके से ये आपने जिक्र किया, मतलब इसके डेवलप एडवांटेज कर ली काफ़ी है ज़्यादा हैं। फिर तो ये ये नॉर्मल तोप जाहिर खाने तौर को पर रिप्लेस अपने कर आप में सकता गौर है। करने वाली बात भी हमारे उन दर्शकों के लिए भी कि और दुश्मन देशों के लिए भी कि इसके एडवांटेज काफ़ी ज़्यादा हैं। रवि जी, दूसरी ओर अगर इस सिस्टम को लेकर बात करें तो जिस तरीके से सिस्टम को डेवलप करने के दौरान लगातार ये कहा जा रहा था कि इस सिस्टम को डेवलप करने का मकसद रक्षा मंत्रालय का यही है कि एक ऐसा सिस्टम तैयार किया जाए, एक ऐसा पोर्टेबल हथियार तैयार किया जाए कि जिसे कहीं पर भी ले जाना बड़ा आसान हो। अब ऐसे में अगर रेलगन को लेकर बात करें तो रेलगन सिस्टम को ट्रक ट्रांसपोर्टेबल बनाना कितना चुनौतीपूर्ण होगा और कितना ये कह सकते हैं कि इसकी एक्यूरेसी कितनी होगी? देखिए, जहां तक एक्यूरेसी का सवाल है, ये जो इलेक्ट्रिक रेल गन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेल गन होती है, जी इसकी एक्यूरेसी साधारण गन से, बारूद वाली गन से बहुत अधिक होती है। जी बहुत प्रिसीजन भी होता है, एक्यूरेसी बहुत अधिक होती है, क्योंकि हम जानते हैं कि एक विस्फोट के द्वारा जो चीज हम भेज रहे हैं
उसमें गन एक शॉट टू शॉट जो वेरिएशन आएगा जी। उसकी संभावना अधिक रहती है, जी। जबकि एक इलेक्ट्रिकल सिस्टम को कंट्रोल करना रिलेटिवली आसान होता है। अब रही बात पोर्टेबिलिटी की, तो अब जो हम पहला वेपनाइज सिस्टम बनाने की जो प्लानिंग है लगभग 100 मेगा जूल का, 100 का मेगा जूल मान के चलिए बहुत अधिक शक्ति होती है। तो पहला चैलेंज तो है कि उतनी अधिक हमें इलेक्ट्रिकल पावर का इस्तेमाल करना है। उसको कैसे जनरेट करेंगे, उसको कैसे मोबिलिटी प्रदान करेंगे, जी। वो है। उसके बाद यह है कि पूरे के पूरे सिस्टम को ट्रक पे लॉन्च करना, तमाम कंट्रोल सिस्टम। तो लेकिन ये सब जैसा मैंने बताया कि इन चीजों को अध्ययन किया जा चुका है और पहला सिस्टम बहुत जल्दी प्रोटोटाइप बनके तैयार हो जाएगा। इन सबको स्टडी करके ये चीजें ओवरकम कर दी गई हैं। लगभग कई मिलियन एम्पियर का करंट की आवश्यकता इसमें होती है। तो उस किस्म के जो पावर सोर्सेज हैं वो भी कैपेसिटर बैंक हैं, वो सब तैयार हो चुके हैं और इनको इंटीग्रेट करके प्रोटोटाइप तैयार होने की स्थिति में अब आ चुका है लगभग। जी बिल्कुल। राजन जी, दूसरी ओर जिस तरीके से लगातार रेलगन को लेकर हम बात कर रहे हैं, भारत की जो मौजूदा ज़रूरत है उसके हिसाब से जाहिर तौर पर भारत लगातार अपने हथियार खुद बना रहा है, लेकिन दूसरी ओर जिस तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटाइट इस गन को लेकर बात करें तो दुनिया में जो एक प्रतिस्पर्धा इस वक्त चल रही है, उस प्रतिस्पर्धा में भारत को आप कहां पर देखते हैं राजन जी? देखिए, भारत में जो मेक इन इंडिया का इनिशिएटिव पिछले 10 साल में हुआ है, आई मीन राइट फ्रॉम आपके जो मिसाइल टेक्नोलॉजी में जो हमने कमाल किया है, आई मीन पूरा एयर डिफेंस सिस्टम हमने क्रिएट किया, आकाश तीर क्रिएट किया, सब इंडिजीनियस है। ये उसी दिशा में एक और कदम है। आई मीन इस वक्त भारत के जो एयर डिफेंस और मिसाइल टेक्नोलॉजी की ऑलरेडी दुनिया लोहा मान रही है। इनफैक्ट हमारे जो आर्टिलरी गन हैं जो भी प्राइवेट सेक्टर में ने डेवलप करी हैं, आई मीन इंटरनेशनल मार्केट ऑलरेडी इसकी स्टार्ट हो गई है। उसी कदम में आगे अभी रेल गन और इसके साथ मिलती जुलती और कई टेक्नोलॉजीज डेवलप हो रही हैं। ड्रोन्स में हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, काफ़ी टेक्नोलॉजीज हमने इंडिजिनियसली डेवलप करी हैं। तो ये मेक इन इंडिया का जो डिफेंस मतलब कॉरिडोर वगैरह बनाए हैं, ये सारा और डीआरडीओ में जो रिवैम्प हुए हैं और डीआरडीओ ने रिजल्ट देने शुरू कर दिए हैं, एंड उसी सबका ये मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ क्युमुलेटिव इफेक्ट बोल सकते हो कि भारत इस स्टेज पे पहुंच गया है जहां हम दुनिया की जो महाशक्तियां हैं वो जो वेपन डेवलप कर रहे हैं, हम उनकी कैटेगरी में आ गए हैं कि जो ये बना सकते हैं तकरीबन हम भी वो बना सकते हैं। या जी बिल्कुल। जाहिर तौर पर सर, अब जिस तरीके से भारत की आत्मनिर्भरता हर क्षेत्र में देखने को मिल रही है, उसमें सबसे बड़ी कह सकते हैं कि जीत भारत की रक्षा क्षेत्र में भी है, क्योंकि भारत की जो निर्भरता दूसरे देशों पर थी वो निर्भरता अब धीरे धीरे खत्म होती नजर आ रही है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त इंडिया न्यूज़ को देने के लिए। वक्त छोटे से ब्रेक का है, बने रहें इंडिया न्यूज़ के साथ। एसोसिएट स्पॉन्सर लाल